बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेंटोरस्केप, अ प्रोजेक्ट बाय लीन ऑटोमेशन। इस वीडियो का टॉपिक है कंबस्शन रिएक्शन। उसकी डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और एग्जांपल के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल बॉयलर सेलेक्ट किया है और उसके अंदर हम कंबस्शन रिएक्शन को सेफली किस तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसका डिज़ाइन और उसकी सिमुलेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के कंटेंट्स देखें अगर, तो उसमें सबसे पहले हम फायर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, फिर कंबस्शन रिएक्शन के बारे में, कंबस्शन रिएक्शन की जो केमिस्ट्री होती है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टाइकोमेट्री ऑफ कंबस्शन रिएक्शन, और फाइनली हम पावर बॉयलर का डिज़ाइन और सिमुलेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम कंबस्शन रिएक्शन की डिटेल में केमिस्ट्री को डिस्कस करें, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फायर ट्रायंगल का, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है किसी भी कंबस्शन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो हम इन द फॉर्म ऑफ फायर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फायर ट्रायंगल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियरली, जिस तरह इस पिक्चर में भी बता रहा है, कि जब तीन चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, जब तीन चीज़ों में एक हमारे पास एनर्जी, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जब ये तीन चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो रिज़ल्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ फायर मिलता है। जैसे ये डिस्क्रिप्शन में आप देखें कि हीट, जो कि हम एनर्जी को यहाँ पे बता रहे हैं, हीट हमें किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, जो कि लाइटनिंग हो सकती है, सन हो सकता है, या रेडिएंट हीट हो सकती है जो किसी भी हीटर से हम ले सकते हैं। फ्यूल भी कोई भी हो सकता है, वुड, पेपर, लीव्स, गैस या पेट्रोल। और ऑक्सीजन की जो मेन सप्लाई है वो हमें एयर में मिलती है। जिस तरह हमें पता है कि 21% एयर जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इसकी अगर एक सिमुलेशन हम देखें मज़ीद डिटेल में, तो हमारे पास फ्यूल के तौर पे हमने यहाँ पर वुड रखी है, वुड को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की है और उस ऑक्सीजन को हमने मज़ीद हीट प्रोवाइड कर दी है, तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा फायर के फॉर्म में। अब एक बार जब फायर स्टार्ट हो जाती है तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए अगर हम ये तीनों चीज़ें हम सप्लाई करते रहें, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ऑल द टाइम। वुड अगर हम ऐड करते जाएं इसमें तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से फायर कंटिन्यू रह जाएगी। अब स्टॉक में हमारे पास वुड यहाँ पे पड़ा हुआ है, फायर एक बार जब स्टार्ट होगी तो एक वुड जब कंज्यूम होगी, उसी हीट के अंदर हम सेकंड वुड ऐड करते जाएं तो हमारे पास फायर कंटिन्यू हो रहेगी और इस तरह से चेन रिएक्शन फायर का जो है वो चलता रहेगा। जैसा कि फायर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ चुका है पिछली स्लाइड में, तो अब कंबस्शन को समझना कंपैरेटिवली इजी है। रेफरेंस के तौर पे हमने जो यहाँ पे फ्यूल सेलेक्ट किया है वो है मीथेन। उसका कंप्लीट रिएक्शन हम शो कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, और रिजल्ट जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल रहा है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो हम मीथेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मीथेन जब कंबस्शन होती है तो उसकी फ्लेम किस तरह की होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट रिएक्टेंट्स में किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है और आगे प्रोडक्ट में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं उनको डिस्कस करेंगे, और डेली लाइफ में जो हमारा एक्सपीरियंस होता है फायर के साथ उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नॉर्मली एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं उसमें नेचुरली एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे रिएक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट्स की कम हो रही होती है। इसका मतलब है जो रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी है कंपेयर टू प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा होती है। जैसे इस ग्राफ में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो रही है। अब ऊपर टॉप पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो मीथेन एंड ऑक्सीजन है। तो मीथेन और ऑक्सीजन की जो पोटेंशियल एनर्जी है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि केमिकल रिएक्शन हमें ऊपर शो कर रहा है कि समहाउ हमारे पास यही रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जो रिएक्टेंट्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें यही बताता है कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में चेंज हो रही होगी। किस फॉर्म में चेंज हो रही होगी उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक एनिमेशन को देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल है
और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब इनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट पैदा होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं। और जैसे ये कोलाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के दो एटम मीथेन से साथ बॉन्डिंग करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगा। और इस प्रोसेस के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो ये वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा और मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देगा यहाँ से। इस तरह से एनिमेशन में अभी आपको नज़र आएगा कि वाटर मॉलिक्यूल ने वो सारी एनर्जी एक्वायर कर ली है और वो तेज़ी से मूव आउट करना शुरू कर गया। ये एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और सेकेंडली लाइट एनर्जी में, जो हमें फायर की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमें इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि एनर्जी आपके पास ख़त्म नहीं हो रही। जो रिएक्टेंट्स में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो हाई फॉर्म में अवेलेबल है, वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी और लाइट एनर्जी में। और हीट कैलकुलेशन जब हम करते हैं, एनर्जी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी और लाइट एनर्जी को हम ऐड करें तो वो उतनी ही अमाउंट होगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी की बनती है। इसका मतलब है हमारे पास एनर्जी के लॉसेस नहीं आ रहे, बल्कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है कि ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब अटैक करता है मीथेन पे, तो बाकी के दो हाइड्रोजन को भी अपने साथ बॉन्डिंग करके एक और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, और पीछे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक और बन जाता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके मूव आउट कर जाते हैं, और रिजल्ट होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और लाइट की फॉर्म में। अभी जो एनिमेशन हमने देखी है उसकी समरी कुछ इस तरह से है कि जब भी कंबस्शन रिएक्शन होता है तो दो चीज़ें फील की गई हैं, कि एक तो लाइट ऑब्जर्व होती है कि इस रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो लाइट की फॉर्म में होता है, और सेकंड चीज़ हमने ये ऑब्जर्व की है कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें ये फ्लेम, तो ये फ्लेम हमें यही बता रही है कि यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन और मीथेन है वो अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके मूव आउट कर रहे हैं। अब ये जो मूव आउट कर रहे हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, इसीलिए अगर हम किसी भी फ्लेम के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें हीट फील होती है। अब अगर एनर्जी कर्व हम दोबारा से देखें तो जैसे कि पीछे बताया था कि जो रिएक्टेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है कंपेयर टू प्रोडक्ट्स वो काफ़ी हाई होती है। तो अब जो पीछे हमने एनिमेशन देख लिया उसमें हमें यह पता चल गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स रिलीज करती हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर टोटली सेटिस्फाई होता है कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड थी रिएक्टेंट्स के अंदर, वही एनर्जी आगे आप दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हमें प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है जिनकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी कम है। अभी तक कंबस्शन रिएक्शन की काफ़ी डिटेल्स हम देख चुके हैं, एनिमेशंस भी हम देख चुके हैं, जिसमें हमें ये पता चला है कि रिएक्टेंट्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो किस तरह से हम आगे काइनेटिक एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट हम फील भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो ज़रूरी है समझना वो ये है कि किसी भी कंबस्शन रिएक्शन की जो कंप्लीशन है वो सिर्फ उस वक्त हमें पता चलती है जब हमें प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा हो, और अगर हमें प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है तो इसका मतलब है वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन हमारे लिए दो तरह से डेंजरस है। पहले ये वजह कि अगर तो उसको इनहेल कर दिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड को तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस है। सेकेंडली कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन हमें बताती है कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, और जैसा कि हमें पता है जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास जो हीट होती है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं। तो रिजल्ट में आपको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मिलने के बजाय लो टेम्परेचर मिल रहा होता है, जो कि किसी भी कंबस्शन रिएक्शन का पर्पज़ नहीं हो सकता। कंबस्शन रिएक्शन का पर्पज़ सिर्फ एक होता है कि हम उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करें, ना कि जो एनर्जी हमारे पास सिस्टम में मौजूद है वो भी यूटिलाइज हो जाए। तो कंबस्शन रिएक्शन हमेशा दो स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में आपके पास जो मीथेन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, और जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मज़ीद रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, जिसके बाद आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है कंबस्शन रिएक्शन, और आपको रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। कंबस्शन रिएक्शन की मज़ीद डिटेल्स में अगर हम जाएँ तो बात करते हैं स्टाइकोमेट्री ऑफ कंबस्शन के बारे में।
स्टाइकोमेट्री बेसिकली ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम प्रोपोर्शंस की बात करते हैं कि कितने अमाउंट रिएक्टेंट्स की आपस में रिएक्ट करें तो कितनी अमाउंट हमें प्रोडक्ट्स की मिल सकती है, और एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपस में। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं उनकी अमाउंट राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमने 2 यूज़ किया और यहाँ पे वाटर के साथ हमने 2 यूज़ किया। उसका मकसद ये था कि अब आप देखें ऑक्सीजन की जो अमाउंट रिएक्टेंट्स में है वो 4 बन गई, तो प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो 4 बन गई है। हाइड्रोजन की अमाउंट जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में है वो 4 है, और प्रोडक्ट के अंदर अब हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट भी 4 बन चुकी है। कार्बन का एक एटम है हमारे पास और प्रोडक्ट्स में भी कार्बन का एक एटम है। तो इसका मतलब है ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है। अब जब इक्वेशन हम बैलेंस्ड हो जाए तो उसके बाद हम फर्दर इसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, जैसे कि अब ये इक्वेशन हमें बता रही है केमिकल इक्वेशन कि आपका मीथेन के 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए होंगे हर केस में। तो रेशियो अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं एयर टू फ्यूल रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन के केस में एयर फ्यूल रेशियो जो बन जाएगी, एयर हम कितने यूज़ कर रहे हैं 2 मोल्स, और मीथेन हमारे पास फ्यूल का यूज़ हो रहा है 1 मोल, तो एयर फ्यूल रेशियो आ जाएगी हमारे पास इस केस में 2। इसका मतलब है कि जब भी हम मीथेन के जितने भी मोल्स लेंगे, एयर को उसके डबल अमाउंट में लेना, उसके डबल मोल्स हम एयर के लेंगे। मैथ्स के हवाले से बात करें तो 16 ग्राम्स मीथेन को रिएक्ट करने के लिए एटलीस्ट 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा, तब उनकी जो प्रोडक्शन होगी 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और 36 ग्राम्स हमारे पास वाटर के आ जाएंगे। फर्दर जो डिटेल्स हैं उसमें हम बात करते हैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में। यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सेस रिएक्टेंट बोला गया है और मीथेन को लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल सेम हमारे पास अमाउंट अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे अवेलेबल है और मीथेन को हमने लिमिटिंग दिया का एक्सेस यहाँ पे कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल्स ऑक्सीजन है तो मीथेन को हमने 3 मोल कर दिया है। तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा, पहली बात तो ये है कि इस मीथेन को एयर फ्यूल रेशियो के हवाले से हमारे पास डबल होनी चाहिए ऑक्सीजन, तो 6 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर उसको 6 मोल्स नहीं मिल रही तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, जैसे हमने पीछे बात की थी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, या फिर यही मीथेन जो है इसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी और ये अनरिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास आना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। दोनों केसेस में हमारे पास नुकसान है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी डेंजरस गैस है जो इनहेल भी हम नहीं कर सकते, और फ्यूल अनरिएक्टेड फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक लॉस है क्योंकि फ्यूल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए एक प्रैक्टिस की जाती है कि हमारे पास जब भी मीथेन होगी तो उसको हमें लिमिटेड रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन को हम एक्सेस अमाउंट में रख सकते हैं यहाँ पे। अब मीथेन अगर हमारे पास, नहीं मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मीथेन अगर हमारे पास जो है वो 1 मोल ही है और ऑक्सीजन को अगर हम 2 की जगह यहाँ पे 4 मोल्स कर लेंगे तो क्या होगा, मीथेन ऑक्सीजन के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाएंगे। कंपेयर टू मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में आना फिर भी सेफ है क्योंकि ये डेंजरस नहीं है हमारे लिए किसी भी तरह से। सिर्फ एक इसका जो प्रॉब्लम होगा, हमारे पास जो एनर्जी की अमाउंट मिल रही होगी प्रोडक्ट में वो थोड़ी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के एक्सेस होने की वजह से। तो इसलिए ऑक्सीजन को हमेशा एक्सेस में रखना पड़ता है और मीथेन को हमेशा लिमिटेड रखना पड़ता है ताकि हमारे पास जो कंबशन रिएक्शन है वो सेफली एग्जीक्यूट कर जाए और जितना हमारे पास फ्यूल है सारे का सारा बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में प्रोड्यूस कर दे। अब एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन को 2% एक्सेस रखा जाता है किसी भी कंबशन रिएक्शन में। जिस तरह अगर हमारे पास अभी इस केमिकल इक्वेशन को हम देखें तो 1 मोल मीथेन को रिएक्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मज़ीद 2% ऑक्सीजन डाल देंगे। 2% किसका, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का इसलिए रखेंगे क्योंकि इस रिएक्शन के लिए टोटल इसको ऑक्सीजन हमें चाहिए जितनी वो 2 मोल्स हैं।
तो उन 2 मोल्स का 2% एक्स्ट्रा हम ऑक्सीजन का रख लेते हैं इस कंबस्शन रिएक्शन में। तो क्या होता है, जब ये कंबस्शन रिएक्शन होता है 1 मोल मीथेन का, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा, साथ में वाटर के 2 मोल्स बनेंगे, और ये जो हमारे पास 2% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में हमारे पास आती रहेगी वैसे ही अनरिएक्टेड फॉर्म में। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है यहाँ पे। अगर तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स हम कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं, कोई एक हमारे पास यहाँ पे एनालाइजर है जो हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स को चेक कर रहा है हमारे पास, और वो डिटेक्ट कर रहा है कि 2% ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे आ रही है प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि मीथेन जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमारे पास बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं बन रही। क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास बन रही होती तो ये 2% हमारे पास ऑक्सीजन ना आ रही होती, बल्कि ये 2% उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2% ना होता तो इससे कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिटेक्ट हो रही होती। तो ये एक सेफ्टी रूल है जो किसी भी कंबस्शन रिएक्शन को सेफली एग्जीक्यूट करवाने का चेक है, कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में एक्सेस ऑक्सीजन आ रही है जो कि हमने रिएक्टेंट्स में रखी थी, तो इसका मतलब है फ्यूल सारे का सारा कंज्यूम हो रहा है। कंबस्शन रिएक्शन को इंडस्ट्रियल स्केल पर देखने के लिए हमने एग्जांपल जो चूज़ की हुई है वो पावर बॉयलर की चूज़ की है। पावर बॉयलर में बेसिकली ये फिनोमेना होता है कि वहाँ पर कंबस्शन की जाती है, जो कंबस्शन जो है वो वाटर को कन्वर्ट करती है स्टीम के अंदर। अब इस पावर बॉयलर के अंदर वाटर का कंटिन्यूसली इंजेक्शन हो रहा होता है, और वो जो पानी है वो हीट की मदद से कॉन्टीन्यूसली स्टीम में चेंज हो रही होती है, और जिस स्टीम का जो प्रेशर होता है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस स्टीम को आगे जाके टरबाइन को ऑपरेट करना पड़ता है, जिस टरबाइन का कनेक्शन होता है जनरेटर्स के साथ, और वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक अगर हम बात करें तो एक ये डायग्राम जो शो हो रही है, ये एक डिज़ाइन इंजीनियर का काम है। डिज़ाइन इंजीनियर बेसिकली कंबस्शन की जो सेम प्रिंसिपल्स जो हमने पीछे डिस्कस की हैं उनकी बेस पर एक लूप डिज़ाइन करता है। ये जो आपको सामने ये नज़र आ रहा है सारा, इसको हम लूप कहते हैं इंजीनियरिंग टर्म में। तो एक कंबस्शन का लूप क्रिएट करता है, ये एक डिज़ाइन इंजीनियर का काम है। अगर इस लूप को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो वो इस तरह से है कि अब यहाँ पे आप देखें प्रेशर चेक हो रहा है। ये बेसिकली प्रेशर स्टीम का प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे लिए स्टीम का प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्टीम ने ही आगे जाके टरबाइन को ऑपरेट करना है। मैंने जो एक चीज़ बताई थी आपको कि एक्सेस ऑक्सीजन रखी जाती है ताकि कंबस्शन की सेफ्टी रहे, कि कंबस्शन कम्प्लीटली हो रही है या कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये एक एनालाइज़र यहाँ पर रखा होता है, जो एनालाइज़र कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल कर रहा होता है किस चीज़ को, एयर फ्यूल रेशो को, जो हमने पीछे डिस्कस भी की है। तो अगर तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है हमारे पास, तो हमारे पास ये एनालाइज़र डिटेक्ट कर लेगा कि मज़ीद ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उसकी अकॉर्डिंगली वो एयर फ्यूल रेशो को एडजस्ट कर लेगा। ये पूरा लूप ट्रिगर करता है फ्यूल डिमांड की बेस पे, जो फ्यूल डिमांड हमें स्टीम की प्रेशर से हमें रिक्वायरमेंट आती है। अगर स्टीम का प्रेशर हमें हाई करना है तो हम फ्यूल डिमांड ज़्यादा चाहिए होगी, अगर स्टीम का प्रेशर कम करना है तो वो फ्यूल की डिमांड भी कम हो जाएगी। बॉटम पे देखें तो हमारे पास जो बॉयलर के अंदर मेजर जो इंजेक्शन हो रहा है, जो मेजर रिएक्टेंट्स जा रहे हैं, वो एयर आ रही है जो एक फोर्स ड्रॉप फैन के थ्रू जा रही है, और फ्यूल जा रहा है जो कि इस लाइन से आ रहा है, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं मीथेन है जो हमने डिस्कस की है। फ्यूल की अभी फ्लो ट्रांसमीटर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है कि कितना फ्यूल हमारे पास बॉयलर में जा रहा है, और फ्लो ट्रांसमीटर जो है हमारे पास एयर का, वो भी कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है कि कितना फ्लो ऑक्सीजन का अभी इनलेट पे जा रहा है, और इन दोनों की बेस पे हम एयर फ्यूल रेशियो भी कंटिन्यूसली कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब ये जो आपको लूप डायग्राम नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक डिज़ाइन इंजीनियर का काम है, और उसने एक सेफ्टीज देखकर एक सेफ लूप डिज़ाइन किया हुआ है जो कि एक कंबस्शन रिएक्शन को सेफली एग्जीक्यूट करवाएगा। जैसे ही डिज़ाइन इंजीनियर अपना डिज़ाइन कंप्लीट करता है किसी भी लूप के बारे में, जैसे कि कंबस्शन रिएक्शन का जो लूप था उसका कंप्लीट डिज़ाइन जब भी एक डिज़ाइन इंजीनियर क्रिएट करता है, तो उसके बाद वर्किंग आ जाती है एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की और एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर की। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर मेक श्योर करता है कि डिज़ाइन के हिसाब से जो जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जैसा कि हमने डिज़ाइन में देखा था कि हमें एक एनालाइज़र चाहिए था जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें एयर के लिए एक पंप चाहिए था, हमें कंट्रोल वेल्व चाहिए था, फ्लो ट्रांसमीटर्स चाहिए थे। ये सारे चीज़ों को प्रॉपरली इंस्टॉल करवाना एक डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है,
और उसके बाद एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर का काम होता है कि जितना भी हमारे पास जो एक लूप बना हुआ है उस सब को एक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम करना, एग्जीक्यूट करवाना, क्योंकि हम ये सारे का सारा जो रिएक्शन है इस सब को हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहे, क्योंकि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डिमांड है इसकी, तो हम मैन पावर को यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए ये डेंजरस भी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ एग्जीक्यूशन हम करवाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब वो लूप एक सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है या सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो एक इस शक्ल में आपको नज़र आएगा। सेम जो स्टीम डिमांड की हमने बात की थी वो यहाँ पे आप देख लें, और जो एयर का फ्लो और जो फ्यूल का फ्लो था वो इस फॉर्म में आ रहा है। बीच में आपको ये PIDs नज़र आ रहे हैं जो बेसिकली कंट्रोलर्स हैं, जिनको आप हमारी मैथमेटिक्स की जो वीडियोस रिलीज़ होंगी उनमें आप देख सकेंगे इसकी मज़ीद डिटेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको चेंजेस करूँ, लेट्स से मैं स्टीम डिमांड को चेंज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं स्टीम डिमांड को चेंज करूँगा सारी कैलकुलेशंस वो सी जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे एयर फ्यूल रेशो के, एक्सेस ऑक्सीजन के, उसकी बेस पर सेट पॉइंट्स जनरेट करता है फ्यूल के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। ये जो सॉफ्टवेयर है इस सब की ट्रेनिंग हम मेंटरस्केप के उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को करवाएंगे जो कि समर कैंप्स और इंटर्नशिप्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब सॉफ्टवेयर्स का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम उनको देंगे, ताकि जो चीज़ें वो बुक्स में पढ़ रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट भी करके देख सकेंगे इंडस्ट्री में वो कॉन्सेप्ट्स किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं।